नीतीश कुमार बहुत गंभीर पॉलिटिशियन है और बहुत चालाकी से काम करते हैं। वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। पर्दे के पीछे जरूर वो एक्टिव थे। उनको पता था कि अगर ये बिल पास हो गया तो बिहार में मुस्लिम का 1% वोट भी हमको नहीं मिलेगा। नहीं मिला कुछ तो। और महागठबंधन को पता है कि नीतीश कुमार जब तक एनडीए में रहेंगे, यानी कि बीजेपी का साथ देंगे, तब तक हम इनको बहुत कठिन चुनौती पेश नहीं कर सकते हैं। और राजनीति में जो है ये मसालेदार खबरें जो है वो थोड़ा सा, वो कहावत नहीं है कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, तो दिल बहलाने वाली ही बात है। क्योंकि कोई कारण ऐसा समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार फिर से जो है वो बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन की ओर जाएंगे। आज एनडीए में बीजेपी उनको पूरा सम्मान दे रही है। तो एक मुस्लिम वोट को लेकर के जो है नीतीश कुमार की जो उम्मीद थी वो हो रहा है, और बीजेपी जो है उनके इस उम्मीद पर कोई चोट नहीं पहुंचाई। दूसरी बात क्या है कि बीजेपी को बेहतर पता है कि अगर नीतीश हमारे साथ हैं तभी हम विधानसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, कर पाएंगे। और लालू प्रसाद जी कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी फिर से वेटिंग फॉर पोस्टिंग हो जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की राजनीति में चर्चा जोर है कि नीतीश कुमार खरमास के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर भाजपा का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। संजय झा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जेडीयू का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, और यही बड़ी वजह है कि नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ने की मन जो है वो बना चुके हैं। और इन तमाम सवालों को समझना है तो उनसे बात करना पड़ेगा जो बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार को दशकों से जान रहे हैं, बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं। बिहार के राजनीति के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी से जब हमने बातचीत की और इन तमाम सवालों को जानने समझने की कोशिश की तो उन्होंने विस्तार पूर्वक क्या कुछ कहा है, पूरी बातचीत को सुनिए। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। सर, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। खरमास बाद चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार फिर से कुछ फैसले लेने की मूड में है। जो परिस्थिति बनी है, आप भी इन सब चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत चौंकाने वाला या कोई बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार लेंगे। और राजनीति में जो है ये मसालेदार खबरें जो हैं वो थोड़ा सा, वो कहावत नहीं है कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, तो दिल बहलाने वाली ही बात है। क्योंकि कोई कारण ऐसा समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार फिर से जो है वो बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन की ओर जाएंगे। क्योंकि इसके कई कारण हैं। कोई व्यक्ति रुष्ट कब होता है? जब उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी न हो। आज एनडीए में बीजेपी उनको पूरा सम्मान दे रही है। आपने आज ही देखा होगा कि दिल्ली जो बीजेपी मीटिंग के लिए लोग जा रहे थे, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने, मतलब पूरी तरह से तो नहीं लेकिन इशारों में जो बात कह दी कि भाई विधानमंडल दल का नेता जो है वो चुनाव बाद तय किया जाएगा, और वैसे केंद्रीय समिति और केंद्रीय नेतृत्व का ये अधिकार बनता है। तो एक इशारा, और इसके बाद जो है महागठबंधन के लोग इस चीज को पकड़ लिए और कहा गया कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिर देख लीजिए कि दिल्ली की बैठक में ही, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने क्या कहा कि कोई नेतृत्व में बदलाव की बात नहीं है। केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। तो मतलब एक ये हो जाता है कि बीच बीच में कुछ बातें कही जाती हैं, और महागठबंधन को पता है कि नीतीश कुमार जब तक एनडीए में रहेंगे, यानी कि बीजेपी का साथ देंगे, तब तक हम इनको बहुत कठिन चुनौती पेश नहीं कर सकते हैं। तो एक मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात हो सकती है इसके पीछे। मतलब ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश विपक्षी पार्टियों द्वारा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब देखिए ना, जैसे आपको याद होगा कि वक्फ बिल को लेकर के भी ये बात चली कि नीतीश कुमार को बिहार में मुस्लिम वोट चाहिए, और बीजेपी जिस तरीके से ये बिल ला रही है तो कई मुस्लिम नेताओं ने भी मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि केंद्र की सरकार आपके समर्थन से चल रही है। आप दबाव बनाइए कि इस बिल को केंद्र सरकार वापस ले ले। तो उसके बाद कुछ बयानबाजी भी दोनों तरफ से हुई। नीतीश कुमार साइलेंट रहे। नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो
इसका ये मतलब नहीं था कि नीतीश कुमार बीजेपी के स्टैंड से खुश हैं या केंद्र सरकार जो है अगर इस बिल को लाती भी है तो उनकी पूरी सहमति होगी। ऐसा नीतीश कुमार बहुत गंभीर पॉलिटिशियन है और बहुत चालाकी से काम करते हैं। वो बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। तो एक चीज आप देख लीजिए कि मतलब पर्दे के पीछे जरूर वो एक्टिव थे। उनको पता था कि अगर ये बिल पास हो गया तो बिहार में मुस्लिम का 1% वोट भी हमको नहीं मिलेगा। नहीं मिला, कुछ तो मिलता ही है हर तो बार। हमेशा मिलता है। हाँ। तो इसमें क्या हो जाता है कि नीतीश कुमार को राजनीतिक नुकसान हो सकता था। खास हाँ। करके अभी देखिए कि अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। हम्म। तो नीतीश कुमार ने अंदर खाने जैसा माना जा रहा है कि अपना प्रयास जारी रखा कि न जीत न हार। हाँ। और बीजेपी भी देखी कि हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सहयोगी जदयू है, नीतीश कुमार है, जिनके नाराज होने से केंद्र की सरकार को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। और बिहार में तो हम न सिर्फ सत्ता से बाहर जाएंगे बल्कि विधानसभा चुनाव में भी मेरा प्रदर्शन खराब होगा। हाँ। तो इसलिए बड़ी चालाकी से क्या हुआ, वो वक्फ बिल आज किस स्थिति में है? उसमें क्या था कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले जेपीसी कमेटी जो उस बिल पर विचार कर रही है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप देगी। लेकिन शीतकालीन सत्र शुरू भी हुआ और अनिश्चित काल के लिए स्थगित भी हो गया। लेकिन वो बिल जो है ये रिपोर्ट जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को नहीं दिया गया, बल्कि जेपीसी की सुनवाई प्रक्रिया जारी है। अभी तो बिहार में भी वो टीम आने वाली है विचार विमर्श के लिए। तो इससे क्या हो गया कि ये बिल फिलहाल मुझे लगता है कि कोई संसद में मंजूरी के लिए नहीं जाएगी। ये ऐसे ही खिंचाएगा बिहार विधानसभा चुनाव होने तक। तो नीतीश को क्या चाहिए था? नीतीश का काम हो गया। अब ये मैसेज वो चुनाव में तो दे सकते हैं कि भाई देखिए हम तो पास नहीं होने दिए। तो एक मुस्लिम वोट को लेकर के जो है नीतीश कुमार की जो उम्मीद थी वो हो रहा है, और बीजेपी जो है उनके इस उम्मीद पर कोई चोट नहीं पहुंचाई। दूसरी बात क्या है कि बीजेपी को बेहतर पता है कि अगर नीतीश हमारे साथ हैं तभी हम विधानसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे। हमारे पास बिहार में नेतृत्व नहीं है, हमारे पास कोई उतना बड़ा मजबूत आधार नहीं है कि हम अपने दम पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। उसमें नीतीश कुमार की छवि, नीतीश कुमार के काम के सहयोग की जरूरत उसको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए आप देखिए देखिए महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ, महादलित वोटर नीतीश कुमार के साथ, दलित वोटर ये चिराग पासवान के साथ, एनडीए के साथ, हाँ एनडीए के साथ, और उपेंद्र कुशवाहा जी भी इनके साथ हैं। तो अभी जो टीम है एनडीए की वो बहुत मजबूत टीम है वोट बैंक के लिहाज से, और बड़े बड़े नेता हैं जिनका वोटरों के बीच अच्छा प्रभाव है। तो एक दुरुस्त टीम जो बेहतर प्रदर्शन कर रही है उसमें अचानक से आप फेरबदल कीजिएगा तो टाइम है नहीं, विपक्ष भी एक्टिव है फील्ड में, तो बड़ा चुनावी नुकसान जो है वो हो सकता है। इसलिए ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करने की बात हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे कि भाई हमको क्या फायदा मिलेगा अगर आज हम महागठबंधन में चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि इस बात की क्या गारंटी है कि 2025 के चुनाव के बाद इनको ही मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि 2-3 बार जिस तरीके से अदला बदली हुआ तो अब आरजेडी में भी इनके लिए वो स्वीकार्यता नहीं हो सकती नेतृत्व के सवाल पर। और लालू प्रसाद जी कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी फिर से वेटिंग फॉर पोस्टिंग हो जाए। वो इस बात की जल्दी में होंगे कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने। तो ये कुर्सी भी नहीं मिलेगी। और केंद्र में जो है मान लीजिए कि कल को, इसकी संभावना कम मुझे लगती है कि कल को अगर बिहार में बीजेपी चाहेगी कि चुनाव बाद जो है नेतृत्व परिवर्तन हो तो नीतीश कुमार के लिए सम्मानजनक तरीके से पद की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है जो कि विपक्षी खेमे में रहते हुए नहीं हो सकती। तो नीतीश देख रहे हैं कि हमको तो दोनों हाथ लड्डू है, लेकिन विपक्ष में जाने के बाद तो बूंदिया का भी सवाल नहीं उठता है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, चूंकि नीतीश कुमार अनुभवी नेता है। और इंडिया गठबंधन में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा के हनन की स्थिति खुद देख ली। इतना मेहनत करके एक एक विपक्षी दल के नेताओं का जुगाड़ उन्होंने किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया और उसके बाद सारा कुछ किया। और पटना की बैठक के बाद क्या हाल हुआ, एक संयोजक की कुर्सी उन्होंने नहीं मांगी। सबका था कि भाई नीतीश जी सबको जोड़े हैं तो नीतीश जी ही इसको बेहतर लीड कर सकते हैं। लेकिन जैसी चर्चा चली कि उस संयोजक की कुर्सी नहीं मिलने के पीछे आरजेडी प्रमुख और कांग्रेस दोनों की मिलीभगत थी। लालू प्रसाद यादव की भूमिका भी कहेगी कि बहुत बड़ी भूमिका थी कि न मिले नीतीश कुमार को। नतीजा क्या हुआ कि नीतीश जी को छोड़ के आना पड़ा।
तो जब बार बार किसी के अहंकार को सॉरी माफ कीजिएगा, बार बार किसी के स्वाभिमान को आप चोट पहुंचाइएगा तो नीतीश कुमार कोई हल्के नेता नहीं। नीतीश कुमार ने अपने काम से, अपनी छवि से बिहार की जनता के बीच बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत पहचान बनाई है। वो व्यक्ति कैसे इन चीजों को स्वीकार कर सकता है? इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझ के इसलिए खामोश है। वो देख रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। भले उनके कुछ नहीं बोलने के दूसरे कारण विपक्ष वाले निकालें, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, वो खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं, हम छोटा सा जवाब चाहेंगे आपसे। नीतीश कुमार की पार्टी में गुटबाजी को लेकर कई बार सवाल था। पहले कहा गया कि आरसीपी सिंह पार्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए हैं और वो भाजपा में टूट कर जा सकते हैं। अब संजय झा को लेकर चर्चा है कि संजय झा के जरिए भाजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा कर लिया है। आपने कहा कि भाई काफी वरिष्ठ नेता है, मजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार है, तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी में कोई तीसरा चौथा व्यक्ति कब्जा कर सकता है नीतीश कुमार की पार्टी में? क्या इस तरह की गुटबाजी उनके रहते संभव है क्या? देखिए, जदयू का मतलब होता है नीतीश कुमार। याद कीजिए कि एक जमाना था कि एक नारा चला था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो खैर वो बात सही नहीं थी, ऐसा जनता ने कहा। लेकिन बिहार में आप जदयू की राजनीति को शुरुआत से लेके आज तक की स्थिति पर नजर डालेंगे तो जदयू का माने वर्तमान, भूत, भविष्य सब नीतीश कुमार पर निर्भर है। नीतीश कुमार के चेहरे पर, नीतीश कुमार के नाम पर ये पार्टी चलती है। इसमें भले नेतृत्व के दावेदार 20 हो सकते हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं हो सकते और वो जदयू का इस तरीके से कुशल संचालन नहीं कर सकते हैं। आपने कहा संजय झा, आप देख लीजिए एक जमाने में आरसीपी सिंह कितने मजबूत थे, सब कुछ करते थे। लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर माने पैनी निगाह रखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उनके लाइन को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। बड़ी चालाकी से के साथ उसको हाशिए पर डाल देते हैं। इसके गवाह आपको आरसीपी सिंह नजर आएंगे। इसका एक उदाहरण आपको ललन सिंह नजर आ जाएंगे। तो संजय झा को आगे बढ़ाने के पीछे ये मकसद नहीं है कि संजय झा उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हो जाएंगे नेतृत्व के सवाल पर। वो इसलिए किया गया क्योंकि संजय झा की पकड़ बीजेपी लॉबी में भी जबरदस्त है। वो दोनों पार्टी के बीच बेहतर तालमेल बना रहे हैं ताकि राष्ट्रीय राजनीति में किसी कंफ्यूजन की वजह से जदयू के समर्थन की बात पर पुनर्विचार की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। बाकी कुछ नहीं। मनीष वर्मा के बारे में भी कहा गया कि वही उत्तराधिकारी होंगे, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। आज क्या हुआ कि वो जो यात्रा कर रहे थे वो यात्रा बीच में ही कट गई। तो सिर्फ और सिर्फ ये कि आज की तारीख में संजय झा नीतीश कुमार के बेहद विश्वास पात्र हैं, इसलिए संजय झा को ये जिम्मेवारी दी गई है और वो पूरी तरह से एक्टिव है। और बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई नेतृत्व का सवाल है, कोई झंझट है। दावेदार बहुत हो सकते हैं। जदयू में आपने विक्षुब्ध गतिविधि की बात भी सुनी होगी, कई नेताओं का नाम आया कि एंटी नीतीश लॉबी कर रहे हैं। रिजल्ट क्या आया सबके सामने। ये कहना मुश्किल है कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी में कोई गुटबाजी कर सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, कुछ बात करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को एक एक चीज की खबर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जी धन्यवाद।